प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार शाक्य स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये जो हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसके बारे में हम आगे आज की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आज जो हम पढ़ेंगे वो है उपभोक्ता वाद निवारण मंच। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे उपभोक्ता वाद निवारण मंच। उपभोक्ता वाद निवारण मंच। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उपभोक्ता वाद निवारण मंच, यानी उपभोक्ता के जितने भी वाद होते हैं तो उनका निवारण करने के लिए जो जो मंच यहाँ पे बनाए गए हैं तो उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा। यहाँ पे देख सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार, धारा 9 के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार, धारा 9 के अनुसार उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने हेतु, उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा। तो ये कहता है कि उपभोक्ता वाद निवारण मंच, इसमें कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार, यानी कितनी धारा 9 के अनुसार उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने हेतु 3 स्तर पर निपटारा करने हेतु 3 स्तर पर उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने हेतु 3 स्तर पर मंचों का गठन किया गया है। 3 स्तर पर मंचों का गठन किया गया है, गठन किया गया है। यहाँ पे कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार उपभोक्ताओं के विवादों का, यानी उपभोक्ताओं के अगर किसी भी प्रकार के विवाद है तो उनका निपटारा करने हेतु 3 स्तर पर, कितने स्तरों पर? 3। तो 3 स्तरों पर मंचों का गठन किया गया है। तो कौन कौन से मंच है? सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर। तो पहला इसमें आता है जिला स्तर पर, जिसे हम बोलते हैं जिला मंच, जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर बोलते हैं जिसे हम क्या? जिला मंच। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बात आती है जिला स्तर पर जो है वो कौन सा आएगा? यहाँ पे आपका जिला मंच। इसके बाद बात आती है यहाँ पे राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर जो है वो है राज्य मंच, नंबर 2, राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर आएगा यहाँ पे आपका राज्य मंच, राज्य मंच। इसके बाद नंबर 3 पर आता है यहाँ पे केंद्र स्तर पर, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आयोग। केंद्र स्तर पर इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। तो यहाँ पे कहता है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के अनुसार उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने हेतु 3 स्तर पर मंचों का गठन किया गया है। तो वो 3 स्तर कौन कौन से? सबसे पहले बात आती है यहाँ पे जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर यहाँ पे होता है यहाँ जिला मंच। इसके बाद बात आती है नंबर 2 पर राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर यहाँ पे बात आती है राज्य मंच, यानी जिला स्तर पर आती है बात किसकी? जिला मंच की। राज्य स्तर पर जो बात आती है वो है राज्य मंच। और इसके बाद नंबर 3 पर आता है हमारा केंद्र स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग का यहाँ पे क्या किया गया है? गठन किया गया है। तो ये 3 जगह पे क्या किया, यानी 3 स्तरों पर क्या किया गया? उपभोक्ता निवारण मंच, यानी कि जो उपभोक्ताओं के वाद हैं तो उनके वाद का निपटारा करने के लिए क्या किया गया? 3 स्तरों पर यहाँ पे जो है मंच का गठन किया गया है। तो कौन कौन से है? सबसे पहले है जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर है जिला मंच।
इसके बाद राज्य स्तर पर कौन सा है, राज्य मंच, और इसके बाद केंद्र स्तर पर यानी राष्ट्रीय आयोग। तो तीनों ही स्तर पर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अब एक अपने को सारणी बनानी पड़ेगी, जो पिछली क्लास में अपनों ने बनाई थी वैसे ही। तो यहाँ पे अब हम बनाते हैं एक सारणी, जिससे आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे कंप्लीट ये समझ में आ जाएगा। उपभोक्ता वाद निवारण मंच जो है वो आपको 100% अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कॉलम बनाएंगे हम इस सारणी के अंदर, आधार। तो सबसे पहला कॉलम बनेगा हमारा यहाँ पे आधार, आधार। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा इस बार जिला मंच के बारे में, यानी जिला मंच। इसके बाद अगला बनेगा राज्य आयोग और उसके बाद राष्ट्रीय आयोग। तो सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे जिला मंच, जिला मंच। इसके बाद बात आती है यहाँ पे राज्य आयोग, राज्य आयोग, और लास्ट यहाँ पे बात आती है राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। तो यहाँ पे तीन हमने कॉलम बना दिए, एक तो जिला मंच, दूसरा राज्य आयोग, तीसरा राष्ट्रीय आयोग। और सबसे पहला कॉलम जो हमने बना दिया वो बना दिया आधार का। तो किस आधार पर हम इसमें देखिए अर्थ इसका समझेंगे और किस किस प्रकार से इनका क्या क्या उपयोग किया जाता है, तो वो सारा हम यहाँ पे, यानी कौन से मंच का क्या यहाँ पे उसका जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले बात आती है आधार की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए धारा के बारे में। तो धारा, देखिए तीनों ही जो मंच है उनके अंदर धारा जो है वो है धारा अलग अलग काम में ली जाती है। तो सबसे पहले इसमें आएगा धारा 9A, धारा 9A। तो इसमें आएगा आपका कौन सा, जिला मंच में धारा 9A। इसके बाद बात आती है राज्य आयोग में धारा 9B, इसमें आएगा आपका धारा 9B। उसके बाद इसमें आएगा आपका धारा 9C। तो यानी कि जो धारा कौन कौन सी काम में ली जाती है, तो वो जिला मंच के अंदर धारा 9A के अंतर्गत, इसके बाद राज्य आयोग में धारा 9B के अंतर्गत, और राष्ट्रीय आयोग में धारा 9C यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इनका मंचों का जो है वो गठन किया जाता है। यानी इन धाराओं के अंतर्गत क्या किया जाता है, इनका गठन किया जाता है। इसके बाद बात आती है स्तर की। तो जिला मंच जो है वो जिला स्तर पर, राज्य आयोग जो है वो राज्य स्तर पर, और राष्ट्रीय आयोग जो है वो केंद्र स्तर पर यहाँ पे इनका निर्माण। तो उसके बाद बात आती है यहाँ पे देखिए, अब हम लिख सकते हैं स्तर की। तो अगला लिखेंगे हम यहाँ पे स्तर। तो जिला मंच जो है वो है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। तो जो जिला मंच है वो है जिला स्तर पर, इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इसके बाद राज्य आयोग जो है उसका गठन जो है वो राज्य स्तर पर किया जाता है, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर। और जो राष्ट्रीय आयोग है तो उसका जो गठन है वो है केंद्र स्तर पर किया जाता है, केंद्र स्तर पर। तो इसका जो गठन है वो केंद्र स्तर पर यानी कि किया जाता है। तो यहाँ पे बात आती है स्तर की। तो जिला मंच जो है उसका जो है यहाँ पे गठन है वो जिला स्तर पर किया जाता है, राज्य आयोग जो है उसका राज्य स्तर पर किया जाता है, और राष्ट्रीय आयोग जो है उसका केंद्र स्तर पर यहाँ पे गठन किया जाता है। आगे अब हम बात करते हैं, देखिए अगला जो है इसके अंदर पॉइंट। तो आधार के अंदर अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है गठन। तो यानी कि जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे गठन की, गठन की। तो जिला जो मंच है उसका गठन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। राज्य आयोग है तो इसका भी जो है गठन वो किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। जिस भी संबंधित राज्य की जो सरकार होगी तो उस राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका गठन किया जाएगा। इसके बाद बात आती है लास्ट जो है वो हमारा है राष्ट्रीय आयोग। तो राष्ट्रीय आयोग का जो गठन है वो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। उस देश की जो केंद्रीय सरकार होती है जो, तो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे गठन किया जाता है। तो भारत के अंदर जैसे केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है। तो ये था यहाँ पे बात गठन की। तो गठन के अंदर था हमारा कि जिला मंच के अंदर किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। राज्य आयोग के अंदर भी राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन जो राष्ट्रीय आयोग होता है तो वहाँ पे किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उपभोक्ता वाद निवारण मंच का यहाँ पे क्या किया जाता है, इनका गठन किया जाता है। यानी अलग अलग जो है वो जिला मंच पर, राज्य आयोग और
राष्ट्रीय आयोग की यहाँ पे क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इसके बाद आगे अब हम बात करते हैं, जो अगला कॉलम हमारा वो है, देखिए तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो है इसमें सदस्य संख्या। तो अब हम बात करते हैं सदस्य संख्या की। तो यहाँ से देखो आपके कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है सदस्य संख्या, जो आपके पहले के एग्जामों में पूछा भी गया है। यहाँ से सदस्य की संख्या यानी कि जो जिला मंच है उसमें कितने सदस्य होते हैं, राज्य जो आयोग है तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, और राष्ट्रीय आयोग है जो उसका निर्माण कितने सदस्यों से मिलकर होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे सदस्य संख्या की। सबसे पहले आता है यहाँ पे जिला मंच। तो जिला मंच के अंदर होता है एक अध्यक्ष, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक अध्यक्ष। इसके बाद आगे कहता है कि तथा 2 अन्य सदस्य, तथा 2 अन्य सदस्य। एक तो इसमें क्या होगा, अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे बात आती है जिला मंच की। तो जिला मंच के अंदर देखो सदस्यों की संख्या के बारे में यहाँ पे कहता है कि इसमें एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होने चाहिए, जिनमें कम से कम कितने, एक जो है वो महिला सदस्य होना चाहिए। यानी एक महिला सदस्य का होना क्या है, इसमें अनिवार्य है। यानी कि इसके अंदर जब सदस्यों की संख्या की बात आती है तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है तथा 2 अन्य सदस्य। तो 2 अन्य सदस्यों में कहता है जिनमें कम से कम एक महिला जो सदस्य है वो होना जरूरी है। जब भी क्या किया जाता है, जिला मंच का यहाँ पे क्या है, गठन किया जाता है, तो उस समय सदस्य संख्याओं की यहाँ पे बात आती है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो राज्य आयोग है, तो राज्य आयोग के अंदर कहता है कि एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो सेम यहाँ पे प्रक्रिया क्या होती है राज्य आयोग के अंदर भी। तो राज्य आयोग में भी हम यही लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एक अध्यक्ष, इसमें भी क्या होना चाहिए, एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य का, एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। एक महिला सदस्य का होना क्या है, अनिवार्य है। तो इसके अंदर भी सेम ही वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जिला मंच के अंदर। तो जिला मंच में जो चीज़ बताई थी वही यहाँ पे आएगा, आपका राज्य आयोग का गठन करते थे। तो राज्य आयोग में भी एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना, यानी उनमें से क्या होना जरूरी है, एक जो है वो महिला सदस्य होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। तो इसके बाद बात आती है आगे, देखिए हम राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष और 4 जो है वो सदस्य होंगे। तो एक अध्यक्ष होगा और जिसमें क्या होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य। वहाँ कितने थे, 2 अन्य सदस्य, लेकिन यहाँ क्या आएगा, 4 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम एक महिला सदस्य का होना, सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य, यानी कि जब भी क्या है राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा तो वो किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम एक महिला सदस्य का होना क्या है, बहुत ही जरूरी, यानी कि अनिवार्य माना गया है। तो ये होगी बात किसकी, यहाँ पे ये थी आपकी सदस्य संख्या के बारे में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आगे जो है, तो आगे आएगा अध्यक्ष की योग्यता। तो अब अगला जो पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पे, देखिए इसको हम आगे लिख सकते हैं, अध्यक्ष की योग्यता। अध्यक्ष की योग्यता,
यानी कि जो अध्यक्ष होगा तो उसकी क्या योग्यता होनी जरूरी। जो यहाँ पे मैंने लिखवाया था एक अध्यक्ष और एक अध्यक्ष, तो यानी जो अध्यक्ष लिखा है तो उस अध्यक्ष की जो है वो योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो अध्यक्ष की योग्यता की बात आती है तो यहाँ पे देखिए जिला मंच के अंदर आएगा सबसे पहले जिला न्यायाधीश होगा या उसमें जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी। यानी कि या तो क्या होगा ये जिला न्यायाधीश, तो यानी कि ये क्या होगा जिला न्यायाधीश होगा या तो क्या होगा ये जिला न्यायाधीश होगा या उसमें जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी, या उसमें जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी। तो यहाँ पे कहता है कि या तो वो क्या हो जिले का, उस जिले का, संबंधित जिले का क्या होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए। यानी जब जिला मंच के क्या की जाएगी यहाँ पे गठन किया जाएगा तो उस समय जो अध्यक्ष की योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए जिला न्यायाधीश होगा, या उसमें जिला न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। योग्यता उसके अंदर होगी तो ही वो क्या माना जाएगा यहाँ पे उस अध्यक्ष के लिए योग्य माना जाएगा, यानी ये अध्यक्ष की इसकी योग्यता कहलाएगी। इसके बाद बात आती है यहाँ पे क्या कि राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर बात आती है तो उच्च न्यायालय क्या न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा या उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी। न्यायाधीश होगा या उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी, के न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी। तो इसके अंदर बात आती है यहाँ पे कहता है कि अध्यक्ष की योग्यता में जो है वो राज्य आयोग में कहता है उच्च न्यायालय का या तो वो क्या होगा न्यायाधीश, जो भी अध्यक्ष होगा तो वो क्या होगा या तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा या उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या होगी योग्यता होगी। यानी या तो वो क्या होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा या उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या होगी योग्यता होगी। इसके बाद बात आती है यहाँ पे क्या राष्ट्रीय आयोग की, तो राष्ट्रीय आयोग में कहता है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा या उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी। तो या तो क्या होगा वो उच्चतम न्यायालय का, यहाँ पे था उच्च न्यायालय, यहाँ आएगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा या उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी। तो यहाँ पे कहता है कि या तो वो क्या होगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा या उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या होगी योग्यता होगी, तो ही वो क्या माना जाएगा यहाँ पे अध्यक्ष की योग्यता उसके लिए ये क्या है रखी गई है, तभी वो क्या माना जाएगा इसके अंदर अध्यक्ष माना जाएगा। तो राष्ट्रीय आयोग के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, या तो जो क्या है अध्यक्ष होगा वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा या उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या होगी योग्यता होगी, तो तभी वो क्या माना जाएगा उस आयोग का क्या माना जाएगा वो अध्यक्ष माना जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे देखिए कि सदस्यों का कार्यकाल, तो आगे अब हम हेडिंग लगाएंगे क्या सदस्यों का कार्यकाल। तो
अगला जो आधार आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पे क्या, सदस्यों का कार्यकाल, कि उन जो सदस्य होंगे उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। यानी तीनों ही जो हमारे क्या है इसके अंदर जो आयोग बने हुए हैं या मंच बने हुए हैं, तो उसके अंदर जो जो सदस्य काम करेंगे तो उन सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो कितना कितना होगा, यानी कितने समय तक वो कार्य करेंगे उसमें। तो यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले हम लिखेंगे सदस्यों का कार्यकाल। तो देखिए इसके अंदर अब हम लिख सकते हैं सदस्यों का कार्यकाल। तो सदस्यों के कार्यकाल के बारे में अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल। तो सदस्यों के कार्यकाल की बात आती है यहाँ पे, तो सबसे पहले बात आती है जिला मंच के अंदर। तो जिला मंच में देखो सबसे पहले ये कहता है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो घटना पहले घटित हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी कि या तो जो 5 वर्ष का टाइम पीरियड है तो वो या तो 5 वर्ष वो कंप्लीट हो जाए पहले, या कहता है कि 65 वर्ष की आयु, यानी जो सदस्य होंगे उनकी आयु कितनी हो जाए, 65 वर्ष की आयु अगर हो जाए। या कहता है कि दोनों में जो घटना पहले घटित हो, आयु दोनों में जो घटना पहले घटित हो। तो ये कहता है कि या तो 5 वर्ष जो उनकी क्या की गई है, अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो वो 5 वर्षों में से या तो वो क्या है कि 5 वर्ष की जो अवधि है वो पहले हो जाए कंप्लीट, या फिर 65 वर्ष की आयु। तो यानी कि उन सदस्यों की जो क्या है यहाँ पे नियुक्ति जो की गई है, तो सदस्यों की या तो क्या है कि वो 5 वर्ष की उनकी अवधि समाप्त हो जाए, या फिर वो उनकी उम्र जो है यानी वो कितनी हो जाए, 65 वर्ष की, या क्या हो जाए उनकी आयु। दोनों में से जो घटना पहले घटित होगी तो वही क्या माना जाएगा, सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पे माना जाएगा, किसके अंदर, जिला मंच के अंदर। अब हम बात करते हैं किसमें, राज्य आयोग के अंदर। तो राज्य आयोग के अंदर अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो दोनों में पहले घटना घटित। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 वर्ष या 67 यानी 67 वर्ष की आयु दोनों में जो घटना पहले घटित हो, दोनों में जो घटना पहले घटित हो। तो ये कहता है कि राज्य आयोग के अंदर जो है सदस्यों का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु दोनों में जो घटना पहले घटित होगी, या तो 5 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो जाए पहले, या फिर 67 वर्ष की जो आयु है वो पहले कंप्लीट हो जाए। तो जो दोनों में पहले कंप्लीट हो जाएगा तो वही क्या माना जाएगा, उन सदस्यों का यहाँ पे कार्यकाल माना जाएगा। इसके बाद बात आती है राष्ट्रीय आयोग की। तो राष्ट्रीय आयोग में कहता है कि या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें था 65 वर्ष, इसमें आ जाएगा 67 वर्ष, इसमें कितना 70। तो यहाँ पे कहता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु दोनों में जो घटना पहले घटित हो, दोनों में जो घटना पहले घटित हो। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो दोनों में पहले घटना घटित हो। तो क्या कहता है कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में जो घटना क्या हो जाए, पहले घटित होगी, तो वही क्या माना जाएगा, उन सदस्यों का यहाँ पे कार्यकाल माना जाएगा। किसके अंदर, राष्ट्रीय आयोग में। तो मैंने तीनों के अंदर बता दिया आपको। सबसे पहले किस में बताया, जिला मंच के अंदर, फिर बताया आपको राज्य आयोग के अंदर, और फिर बताया मैंने आपको राष्ट्रीय आयोग के अंदर। तो जिला मंच के अंदर क्या बताया मैंने, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो घटना क्या हो जाए, पहले घटित होगी, तो वही क्या माना जाएगा, उन सदस्यों का कार्यकाल माना जाएगा। इसके बाद बात आती है राज्य आयोग की। तो राज्य आयोग में कहता है कि 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु दोनों में से जो घटना पहले घटित होगी वो क्या माना जाएगा, यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल माना जाएगा। और अंत में जो बताया मैंने आपको राष्ट्रीय आयोग। तो राष्ट्रीय आयोग के अंदर बात आती है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय आयोग में कहता है कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में जो घटना क्या हो, पहले घटित होगी, तो वही क्या माना जाएगा, इसके अंदर सदस्यों का
यहाँ पे जो है वो कार्यकाल माना जाएगा। इसके बाद बात आती है, देखो यहाँ पे क्या कि आर्थिक क्षेत्राधिकार, यानी कि इसके अंदर कितने रुपए तक का जो है वो मामले यहाँ पे क्या कि जो वाद हैं वो क्या है यहाँ पे लाए जाते हैं, तो कितने कितने यहाँ पे राशि उनकी होती है। तो यहाँ पे बात आती है जिसे हम बोलते हैं आर्थिक क्षेत्राधिकार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर्थिक क्षेत्राधिकार। तो अगला जो है वो क्या आएगा हमारा यहाँ पे आर्थिक क्षेत्राधिकार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर्थिक क्षेत्राधिकार। आर्थिक क्षेत्राधिकार, आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित, यानी कि मनी से संबंधित, रुपए से संबंधित। तो आर्थिक क्षेत्राधिकार, तो आर्थिक क्षेत्राधिकार में कहता है कि जिला मंच के अंदर वर्तमान में कितना हो चुका है, 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपने वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तक का, वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तक के मामले का निपटारा, तो यहाँ पे कहता है कि वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तक के मामले का निपटारा, यानी कि इससे पहले कितना होता, तो इससे पहले यहाँ पे बात आती है 20 लाख रुपए तक के मामलों का निपटारा किया जाता। तो इसमें पहले क्या था, पहले यहाँ पे लिख सकते हैं हम 20 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए तक। तो यहाँ पे पहले कितना था, 20 लाख रुपए तक का जो निपटारे होते थे वो यहाँ पे होते थे। अब क्या हो चुका है, इस राशि को बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तक के जो मामले का निपटारा है वो यहाँ पे किसके द्वारा किया जा सकता है, जिला मंच के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे किसकी, दूसरा जो है वो राज्य आयोग की। तो राज्य आयोग में कहता है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के मामले का निपटारा, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के मामलों का निपटारा, यानी कितने तक के, 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के। इससे पहले होता था 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पहले जो था वो 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के मामलों का, यानी 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। तो पहले यहाँ पे कितने का यहाँ पे निपटारा होता था, यानी कि जो इसका आर्थिक क्षेत्राधिकार था वो 1 करोड़ रुपए से क्या है, 10 करोड़ तक है वर्तमान में, लेकिन पहले था जो 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। तो अब 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 करोड़ रुपए यहाँ पे कर दिया गया। अब बात आती है यहाँ पे किसकी, राष्ट्रीय आयोग की। तो राष्ट्रीय आयोग में कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक के जो मामले होंगे उनका सभी का क्या किया जाएगा, इसमें निपटारा। तो 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों का निपटारा। तो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों का निपटारा, यानी 10 करोड़ से अगर अधिक की राशि है तो किसके पास जाया जाएगा, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष यहाँ पे क्या किया जाएगा, उपभोक्ताओं के द्वारा वाद प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि 10 करोड़ रुपए से जब अधिक राशि होगी तो किसके पास जाएगा, राष्ट्रीय आयोग के पास यहाँ पे अपना मामला लेकर जाया जाएगा, यानी अपना जो वाद है वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहले यहाँ पे होता था 1 करोड़ रुपए से अधिक मामले, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले 1 करोड़ रुपए तक के मामले। तो यानी कि इसमें क्या होता था, पहले जो है वो 1 करोड़ रुपए तक के मामलों का यहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे जो समाधान किया जाता है, यानी उन दावों को यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो 10 करोड़ रुपए से क्या हो चुका है, अब अधिक के मामले जो होते हैं वो राष्ट्रीय आयोग के अंदर यहाँ पे क्या किया जाता है, उनके जो है वो वाद प्रस्तुत किए जाते हैं, किसके द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा। अब बात आती है यहाँ पे सदस्यों का जो पारिश्रमिक है, यानी कि जो सदस्यों को क्या है, रेम्यूनरेशन जो है, तो वो किस प्रकार से यहाँ पे किसके द्वारा भुगतान किया जाता है, या किसके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो बात आती है यहाँ पे सदस्यों का पारिश्रमिक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सदस्यों का पारिश्रमिक। नेक्स्ट जो आगे हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, सदस्यों का पारिश्रमिक। सदस्यों का पारिश्रमिक
पारिश्रमिक जिसमें वेतन, ब्याज, कमीशन वगैरह सारा कुछ शामिल होता है। तो सदस्यों का जो पारिश्रमिक है तो वो उसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले क्या, जिला मंच है उसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित। तो राज्य सरकार के द्वारा क्या है, जिला मंच के अंदर यहाँ पे जो है वो सदस्यों के पारिश्रमिक का यहाँ पे निर्धारण किया जाता है। तो आगे बात करते हैं राज्य आयोग में। तो राज्य आयोग में भी राज्य सरकार द्वारा ही क्या किया जाता है, निर्धारित। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। तो इसमें भी क्या होगा, राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें जो है वो सदस्यों के पारिश्रमिक का यहाँ पे निर्धारण किया जाएगा। तो राज्य आयोग के अंदर राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें यहाँ पे जो है वो सदस्यों के यहाँ पे किसका पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट कौन सा है हमारा, तो लास्ट है हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय आयोग। तो राष्ट्रीय आयोग में कहता है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया। तो किसके द्वारा, यहाँ पे जो राष्ट्रीय आयोग है वो किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित। तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है किसका, सदस्यों का पारिश्रमिक। तो सदस्यों के पारिश्रमिक की जो बात आती है वो है जिला मंच के अंदर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राज्य आयोग के द्वारा, राज्य आयोग के अंदर भी राज्य सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आयोग में किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे उसका निर्धारण किया जाएगा। आगे जो बात करते हैं हम वो है आपका यहाँ पे नियमन तथा नियंत्रण। यानी लास्ट कॉलम जो आएगा वो क्या आएगा अपना, नियमन तथा नियंत्रण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम नियमन तथा नियंत्रण। अगला जो कॉलम है लास्ट जो है वो आएगा यहाँ पे हमारा नियमन तथा नियंत्रण, नियमन तथा नियंत्रण, नियमन तथा नियंत्रण। तो नियमन तथा नियंत्रण के अंदर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो लास्ट जो है इसके अंदर वो है नियमन तथा नियंत्रण। तो जिला मंच पर राज्य आयोग का नियंत्रण होता है। तो यानी कि जो जिला मंच होता है उस पर किसका, तो यहाँ लिखेंगे हम जिला मंच पर, जिला मंच पर राज्य आयोग, जिला मंच पर राज्य आयोग का नियंत्रण होता है, का नियंत्रण होता है। तो जिला मंच पर राज्य आयोग का क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो जिला मंच पर किसका नियंत्रण होता है, यहाँ पे राज्य आयोग का नियंत्रण होता है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे किसकी, राज्य आयोग की। तो राज्य आयोग पर राष्ट्रीय आयोग का नियंत्रण होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम राज्य आयोग पर, राज्य आयोग पर राष्ट्रीय आयोग का नियंत्रण होता है। राज्य आयोग पर राष्ट्रीय आयोग का क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो आपको पता है यहाँ पे जिला मंच पर किसका होगा, राज्य आयोग का, और राज्य आयोग पर किसका होगा, राष्ट्रीय आयोग का नियंत्रण होगा। तो जिला जो मंच है उस पर किसका, राज्य आयोग का नियंत्रण होगा। उसके बाद जो राज्य आयोग है उस पर राष्ट्रीय आयोग का क्या होगा, यहाँ पे नियंत्रण होगा। इसके बाद बात आती है लास्ट जो है वो कौन सा आपका यहाँ पे, राष्ट्रीय आयोग। तो राष्ट्रीय आयोग पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता क्योंकि यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। तो इस पर क्या है, किसी का भी, यानी कि जो राष्ट्रीय आयोग है इस पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राष्ट्रीय आयोग पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता, किसी का भी नियंत्रण नहीं होता क्योंकि यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। एक स्वतंत्र वैधानिक का मतलब होता है कानूनी, लीगल तरीके, वैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रीय आयोग पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता क्योंकि यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। स्वतंत्र का मतलब जो क्या होता है, पूर्ण रूप से फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। वैधानिक का मतलब होता है कानूनी।
तो यहाँ पे यानी लीगल, तो ये कहता है राष्ट्रीय आयोग पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। यानी राष्ट्रीय आयोग क्या है, खुद एक स्वतंत्र निकाय, इसलिए इस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। तो राष्ट्रीय आयोग पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता क्योंकि यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, क्योंकि ये क्या है, एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे बात आती है सबसे पहले जिला मंच पर। तो जिला मंच पर जो है नियंत्रण या नियमन का जो कार्य, यानी नियमन तथा नियंत्रण, तो जिला मंच पर जो है वो नियमन तथा नियंत्रण का कार्य जो है वो किसके द्वारा, राज्य आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात आती है राज्य आयोग पर। तो राज्य आयोग पर जो है वो राष्ट्रीय आयोग के द्वारा यहाँ पे नियमन तथा नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद बात आती है लास्ट जो है हमारा कौन सा, राष्ट्रीय आयोग पर। तो राष्ट्रीय आयोग पर किसी का भी नियमन तथा नियंत्रण नहीं किया जाता क्योंकि यह क्या है, एक खुद स्वतंत्र क्या है, एक निकाय, यानी वो भी कौन सा, वैधानिक। तो स्वतंत्र वैधानिक यहाँ पे क्या है, ये निकाय है, इस पर किसी का भी क्या नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। तो ये था इसके अंदर आपका कौन सा, तीनों यहाँ पे जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के बारे में पूरा मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से समझा दिया, सारे पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे कवर करवा दिए। अब लास्ट बात आती है यहाँ पे देखिए अपील की। तो अपील के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारा जो ये टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो वो क्या है, मेरी तरफ से बिल्कुल यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा इस तरीके से। यानी ये लास्ट ही वीडियो आपकी, तो इस वीडियो के अंदर आपको क्या है, ये कंप्लीट यहाँ पे ये आपका सिलेबस जो हो जाएगा। ये जो आपका टॉपिक था कौन सा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और वो भी कौन सा, 1986 के बारे में। तो यहाँ पे बात आती है देखो अब यहाँ पे अपील की। तो अपील के बारे में सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर पॉइंट पर लिखते हैं। तो ऊपर लिख सकते हैं हम अपील। अपील के अंदर हमारा पहला पॉइंट जो आता है वो है, इसके अंदर लिखेंगे हम, कोई भी पीड़ित पक्ष का जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध अपील 30 दिनों के अंतर्गत राज्य आयोग में कर सकता है, जिसके लिए दावे की राशि का 50% या 25,000 रुपये की राशि जो दोनों में कम हो जमा करवाना अनिवार्य। तो कहने मतलब कोई भी जो पीड़ित पक्षकार है वो जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध अपील जो है वो, यानी जिला मंच के तो जिला मंच के यहाँ पे क्या है, निर्णयों के विरुद्ध 30 दिन के भीतर, यानी कि एक तो जो पीड़ित पक्षकार होगा वो क्या होगा कि जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध अपील जो है वो 30 दिनों के अंतर्गत, तो जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध 30 दिन के भीतर क्या करेगा, अपील करेगा। 30 दिन के भीतर अपील करेगा। तो 30 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, उसके द्वारा अपील की जाएगी। यानी जो जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध कौन, जो पीड़ित पक्षकार होगा, तो पीड़ित जो है क्या होगा, पक्षकार, पीड़ित पक्षकार। तो पीड़ित पक्षकार जो है वो क्या होगा, जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध 30 दिन के भीतर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। कहाँ पे, राज्य आयोग में। तो जो अपील होगी वो कहाँ करेगा, वो राज्य आयोग में, राज्य आयोग। तो राज्य आयोग में क्या करेगा, वो अपील करेगा किसके खिलाफ, जिला मंच के खिलाफ, और वो भी कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर। तो 30 दिनों के भीतर क्या करेगा वो, यहाँ पे जो है राज्य आयोग के समक्ष अपना जो है जो निर्णय के विरुद्ध क्या करेगा, अपील यहाँ पे कर सकता है। उसमें कहता है जिसके लिए दावे की राशि का 50% या 25,000 की राशि जो दोनों में कम, या तो क्या होगा, दावे की राशि का 50% या 25,000 रुपये जो दोनों में कम होगा। तो यानी कहता है कि दावे की राशि का 50% या 25,000 रुपये की राशि जो दोनों में क्या होगा, कम होगा, जमा करवाना अनिवार्य है। यानी जमा करवाना अनिवार्य है, जमा करवाना अनिवार्य है, जमा करवाना क्या है, अनिवार्य है। तो यहाँ पे कहता है कि दावे की राशि का 50% या 25,000 रुपये जो दोनों में कम होगा, वो राशि जो है वो क्या करानी होगी, उसे जमा करवानी यहाँ पे अनिवार्य। तभी उसका जो क्या है, ये जो दावा है वो कहाँ हो सकता है, आपका राज्य आयोग के अंदर यहाँ पे फिर इसकी सुनवाई हो सकती है। तो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका सेकंड पॉइंट जो है वो है राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो पीड़ित पक्षकार 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दूसरा जो पॉइंट है वो राज्य आयोग से किसकी तरफ, राष्ट्रीय आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में अपील, ये भी कितने दिनों के भीतर होगी, 30 दिनों के भीतर। तो ये भी कितनी होगी, 30 दिनों के भीतर। किससे, राज्य आयोग से। अगर वो राष्ट्रीय आयोग में अपील करना चाहता है तो इसके अंदर भी क्या होगा, उसे 30 दिनों के भीतर ये जो है वो अपील होगी, वो पीड़ित पक्षकार को
किसके खिलाफ यहाँ पे राज्य आयोग से किसमें यहाँ पे जाना होगा, राष्ट्रीय आयोग में। वो भी कितने, अपील के 30 दिनों के भीतर भीतर, जो अपील है वो क्या है 30 दिनों के भीतर भीतर करनी पड़ेगी। और इसमें भी क्या होगा कि जो दावे की राशि है वो 50%, दावे की राशि का 50%, या यहाँ तो था 25,000 रुपये, यहाँ आएगा अब आपका कितना 35,000 रुपये, 35,000 रुपये, जो दोनों में क्या होगा, जो दोनों में कम। प्यारे साथियों यहाँ पे बात आती है क्या कि दावे की राशि का या तो क्या है 50% या क्या है 35,000 रुपये। वहाँ कितना था 25,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपये की राशि जो दोनों में क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या है उसको जमा करवाना यहाँ पे क्या है अनिवार्य है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट बात करते हैं हम कौन सी, तीसरे की। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे क्या, राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है पीड़ित पक्षकार द्वारा 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अब बात आती है राष्ट्रीय आयोग से वो कहाँ जाएगा, तो अंतिम जो है वो राष्ट्रीय आयोग से किस में जाएगा, वो उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में अपील। वो कितने दिनों के भीतर भीतर, ये भी 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर। तो यानी कि अगर वो राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से भी असंतुष्ट है तो वो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, वो भी कितने दिनों के भीतर भीतर, 30 दिनों के भीतर भीतर ये भी उसको यहाँ पे क्या है अपील करनी पड़ेगी। इसके लिए कहता है दावे की राशि का 50% या 50,000 रुपये की राशि, यानी कि या तो क्या होगा दावे की राशि का 50% या 50,000 रुपये, जो दोनों में कम। तो जो दोनों में क्या होगा, कम होगा, यानी कहने का मतलब कि 50 या तो क्या होगा दावे की राशि का 50% या 50,000 रुपये की राशि, जो दोनों में क्या होगा, कम होगा। तो उतनी राशि यानी कि उसको क्या करानी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी, तभी वो क्या है राष्ट्रीय आयोग से, कौन, पीड़ित पक्ष का राष्ट्रीय आयोग से उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकता है, अपनी अपील कर सकता है। और वो भी कितने दिनों के भीतर करनी जरूरी है, 30 दिनों के भीतर। तो दावे की राशि का कितना परसेंट, 50% होना चाहिए या 50,000 रुपये, जो दोनों में क्या होगा, कम होगा। तो उतनी उसको न्यूनतम राशि यहाँ पे क्या है जमा करवानी अनिवार्य होगी, तभी वो क्या है अपना जो वाद है वो क्या है राष्ट्रीय आयोग से उच्चतम न्यायालय में यहाँ पे अपना वाद जो है वो प्रस्तुत कर सकता है, तो अपील अपनी वहाँ पे दर्ज करवा सकता है। तो ये था आपका देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो हमारा टॉपिक था। ये देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, तो जिसके यहाँ पे जितनी भी कंप्लीट वीडियो ये बनी है आपकी 6 से 7 वीडियो जो है, इसके अंदर पूरा मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। तो अब आप इनको रिवाइज़ कर लेना ध्यान से, जितनी मैंने वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड की हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उन वीडियो को स्टार्टिंग से 1 नंबर वीडियो से लेकर आप यहाँ तक जो लास्ट अपनी अंतिम वीडियो है, यहाँ तक पूरा आप कंप्लीट देखने के बाद अपने प्रॉपर आप हाथ से नोट्स बना लेना। जो जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया बड़े ही आराम से मैंने आपको लिखवाया, तो आप इनको नोट्स बना लेना और नोट्स से आपको फिर से इसको अच्छे से क्या करवा देना, रिवाइज़ कर लेना। और रिवाइज़ करने के बाद क्या है ये आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में कभी भी क्या है किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।